हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए ये सेशन चल रहे हैं। तो इससे पहले हमने कार्ल मार्क्स की सारी थ्योरियाँ देख चुके हैं, जिसमें हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अलगाव की अवधारणा, पूंजीवाद के विषय में कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं, सामाजिक उद्विकास किस प्रकार से हुआ, तो इन सब की चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि उनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं। तो उनकी जो पहली पुस्तक है वह होली फैमिली पुस्तक है, जो उन्होंने एंजल्स के साथ 1845 में लिखी है। दूसरी पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो एंजल्स के साथ ही उन्होंने प्रकाशित की थी 1848 में। तीसरी उनकी पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी, 1845 में आई थी। यह भी इन्होंने एंजल के साथ लिखी है। इसके बाद उनकी जो प्रमुख पुस्तक है दास कैपिटल है, 1867 में। प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन जो है 1857-58 में इनकी पुस्तक आई थी। और द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857, यह भी पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। उसके बाद कैपिटल ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1867 से। इसके 3 खंड आए थे, जो 1867 में, दूसरा 1885 में और तीसरा 1894 में आया था। 2 तो इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए थे, एक 1885 में, एक 1894 में। उसके बाद द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है 1857, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है 1857। उसके बाद जो है इनका द क्लास कन्फ्लिक्ट इन द फ्रांस जो है 1848 से 1850 जो है प्रमुख पुस्तकें रही हैं। तो एक बार ब्रीफ ले लेते हैं कि इनकी क्या क्या अवधारणाएं थी। तो इनका जो प्रमुख अवधारणा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में इन्होंने बताया कि हमेशा जो है उत्पादन के साधनों में हमेशा द्वंद्व की स्थिति रहती है, जिस कारण से परिवर्तन आता है। जब एक नई आविष्कार हो जाती है, नए साधन विकसित हो जाते हैं, तो पुराने को लोग छोड़ देते हैं और नए समाज की ओर अग्रसर होते हैं। और समाज के विकास के लिए इन्होंने 4 प्रकार के समाजों की चर्चा की थी। एक आदिम समाज, जिसमें इन्होंने कहा कि न तो वर्ग था और जो उत्पादन होता था वह उपभोग के लिए होता था। तो आदिम समाज को इन्होंने समानता वाला समाज माना है, इसमें वर्ग की अनुपस्थिति बताई है इन्होंने। उसके बाद आदिम समाज के बाद इन्होंने दास प्रथा वाले समाज की बात की है। इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जब आदिम समाजों में जनसंख्या बढ़ने लगी और व्यक्ति जो है उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार रखने लगा, तब वहाँ से जो है दास प्रथा की प्रणाली आई। और दास प्रथा की प्रणाली आने के बाद जो है वहाँ पे 2 वर्ग थे, जिनका उत्पादन के ऊपर शासन था, अर्थात जिनको भूमि, तो उस समय जो सबसे बड़ा उत्पादन का साधन क्या था, भूमि था। तो एक कहें भूमि पर एक पक्ष या परिवार का शासन रहता था, और उनसे जिनके पास नहीं रहता था वह उन्हें दास बनाकर अपना कार्य करवाते थे। उसके बाद दास प्रथा के साथ साथ धीरे धीरे जो है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हुआ, तो इन्होंने सामंतवाद युग की बात की है। सामंतवाद युग में जो है भूमिहर अर्थात भूपति लोग थे, और दूसरा पक्ष था जो है अर्धभूमि या कृषिकर थे, जिनके पास जमीन नहीं रहती थी। तो सामंतों के जमीन पर वह कृषि करते थे, और सामंत जो है उनका शोषण करते थे, जिस कारण इनमें जो है संघर्ष हुआ। जिसके बाद जो है असंतुष्ट होकर आगे चल के जब नगरों में सब यही अर्धदास जाकर श्रमिक का कार्य करने लगे, और औद्योगिकरण उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ साथ जब मशीनों पर के माध्यम से उत्पादन होने लगा, तब उस समाज को इन्होंने कहा पूंजीपति या पूंजीवाद।
पूंजीवाद समाज की बात इन्होंने की है। पूंजीवाद समाज में इन्होंने पूंजीपति अर्थात बुर्जुआ और श्रमिक वर्ग अर्थात सर्वहारा की बात की है। तो इनका जो है मुख्य फोकस ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीवाद समाज पे है, क्योंकि वह इनके समकालीन समाज था। तो इन्होंने कहा जो पूंजीवादी समाज होते हैं, इनमें जो बुर्जुआ लोग होते हैं उनका जो नियंत्रण होता है उत्पादन के साधनों पर होता है, मशीनों पर होता है, और जो कच्चे माल होते हैं इन सब पर जो है बुर्जुआ लोगों का जो है अधिकार होता है, जिससे उन्होंने जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण करते हैं। यह अपने कंपनियों में श्रमिकों के कार्य करवाते थे और श्रमिकों का जो है जो उत्पादन से अतिरिक्त मूल्य होता था या लाभ होता था उसको स्वयं लेकर श्रमिक का शोषण करते थे। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स एक कहते हैं कि जो अतिरिक्त मूल्य है वह शोषण का प्रमुख कारक है। इन्होंने दो तथ्यों की और चर्चा की है। इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद की बात की है। क्या? आर्थिक निर्धारणवाद की बात की है। इन्होंने कहा आर्थिक निर्धारण अर्थात आर्थिक के जो साधन है वही अन्य अर्थात अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात की है, जिसमें इन्होंने सब स्ट्रक्चर आर्थिक को माना है और सुपर स्ट्रक्चर के रूप में अन्य जैसे धर्म, कानून, सरकार, राज्य आदि को इन्होंने सुपर स्ट्रक्चर की श्रेणी में रखा है। तो इन्होंने कहा जो अधोसंरचना है वह अधिसंरचना को निर्धारित करती है, अर्थात आर्थिक जो है उत्पादन और उत्पादन शक्ति जो होती है आर्थिक के अंतर्गत वह धर्म, कानून, सरकार और परिवार आदि का निर्धारण करेगी। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जहाँ जिस प्रकार के साधन होंगे या उत्पादन के साधन होंगे उसी प्रकार का वहाँ धर्म, कानून या राज्य का निर्माण होगा। इसके बाद इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है। वर्ग संघर्ष इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी कल्पना थी कि श्रमिक वर्ग जो है अपने शोषण से तंग आकर अपने हितों के प्रति जागरूक होगा और उसके अंतर्गत वर्ग चेतना आएगी। तो इन्होंने स्वयं के लिए वर्ग और अपने आप मतलब क्लास फॉर इनसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ की बात की है। तो इसके तहत वह जो है वर्ग संघर्ष करेगा और जो है साम्यवाद लाएगा। तो इन्होंने साम्यवाद की कल्पना की है, जो है इनका आखिरी उद्विकास का समाज या युग है। तो साम्यवाद कहा है उसमें जो है श्रमिक वर्ग अर्थात सर्वहारा वर्ग का जो है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहेगा, जिससे सामाजिक असमानता समाप्त हो जाएगी और सबके उसके अनुसार कार्य मिलेगा और वह संतुष्ट रहेंगे। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा और यही इन्होंने समाज का जो है आखिरी स्टेज माना है। इसके बाद इन्होंने अलगाव की अवधारणा की है। अलगाव का मतलब है कि अलगाव का अर्थ होता है जब व्यक्ति अपने से ही विमुख हो जाता है। अपने से विमुख अर्थात वह अपने उत्पादन प्रक्रिया से, उत्पादन से, सहकर्मियों से और स्वयं से अलगावित महसूस करने लगता है, अर्थात अकेला रहने लगता है। तो इसी को अलगाव कहा जाता है। यह अलगाव आता क्यों है? यह अलगाव जो है शोषण या अतिरिक्त मूल्य के कारण आता है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। यह कार्ल मार्क्स मानते हैं, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी सामान को अपने अनुसार मन लगाकर करना चाहता है या उसका उस साधन पर नियंत्रण रहता है तो उसे संतुष्टि मिलती है, जिस कारण वह उसे रुचि से कार्य करता है। लेकिन जो श्रमिक वर्ग होता है उसे पूंजीपति या सर्वहारा पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग के अनुसार जो है उत्पादन करना पड़ता है, जिस कारण उसका जो है उत्पादन से अलगाव हो जाता है। और धीरे धीरे उत्पादन के अलगाव के साथ साथ व्यक्ति का सहकर्मियों से अलगाव हो जाता है और स्वयं से भी अलगाव हो जाता है, अपने परिवारजनों से अलगाव हो जाता है। तो इन्होंने 4 प्रकार के अलगाव की चर्चा की है। पहला उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव, दूसरा उत्पादन से अलगाव, तीसरा सहकर्मियों से अलगाव और चौथा स्वयं से अलगाव।
उसके बाद ये बात करते हैं अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य क्या है? तो अतिरिक्त मूल्य वही है जो कुल उत्पादित मूल्य से श्रमिक को दिया जाने वाला मूल्य जब हम निकाल देंगे तो जो शेष लाभ बचेगा वही उसी को मार्क्स अतिरिक्त मूल्य मानते हैं। इन्होंने एक एशियाई उत्पादन प्रणाली की चर्चा भी की है। तो एशियाई उत्पादन प्रणाली की इन्होंने चर्चा की है, पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहे हैं कि एशियाई उत्पादन प्रणाली की जो इन्होंने चर्चा की है वह चीन और भारत के संदर्भ में किया है। इन्होंने कहा एशियाई उत्पादन प्रणाली पे जो है उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होगा, जैसे भूमि, सिंचाई आदि साधनों पर राज्य का अधिकार होगा और राज्य अपने पास सैनिक और राजनैतिक शक्ति के माध्यम से इनको कंट्रोल करेगा।